मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 10 का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर 3 का नाम है धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फर्स्ट जो टॉपिक है वो है भौतिक गुणधर्म। तो धातु और अधातु के बीच हम लोग जो है प्रॉपर्टी का डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो है ना फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। गुणधर्म में भौतिक गुणधर्म क्या है धातु के और अधातु के। सबसे पहले तो चमक है। चमक क्या होगा? तो धात्विक चमक होती है, धातु में धात्विक चमक होती है। कठोरता कैसे होगी? तो एक बात ध्यान रखना है कि जो भी गुणधर्म हम लोग पढ़ रहे हैं धातु में, वो सारा इसमें जो भी यस है अधातु में वो नो होगा। जो भी सारा इसमें हम लोग पढ़ेंगे अधातु में वो नहीं होगा। तो आप एग्जैक्टली याद रख सकते हैं कि धातु का एक याद रखिए और अधातु में वो सारा नहीं होगा। तो अपोजिट करके आप याद रख सकते हैं। गुणधर्म में चमक में धात्विक चमक धातु में होती है तो अधातु में नहीं होगी। कठोरता में क्या होगा? तो धातु सामान्यतः कठोर होते हैं, तो उसका उल्टा क्या होगा? अधातु सामान्यतः नरम होते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है वो हीरा है, जिसे ही कार्बन का अपर रूप भी कहते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे आगे। तीसरा था अवस्था। अवस्था कैसा होगा? तो धातु जनरली जो है कमरे के ताप पर ना ठोस होते हैं। ऐसे पारा एक एग्जाम्पल है जो द्रव होता है, लेकिन धातु जनरली जो होते हैं मेटल्स जनरली कमरे के ताप पर ठोस ही होते हैं। इसका उल्टा होगा धातु में। अब है आघात वर्धिता, मैलेबिलिटी। ये पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। तो आघात वर्धिता क्या है कि कोई भी धातु को अगर पीटेंगे तो पतली चादरें बनाई जा सकती है उससे। यानी धातु जो होते हैं आघात वर्ध्य होते हैं। आघात मतलब चोट करना, वर्ध्य मतलब बढ़ जाना। यानी चोट करेंगे तो वो बढ़ता है, यानी वो पीट पीट कर पतली चादर में कन्वर्ट हो सकता है। तन्यता है नेक्स्ट। तो ये आघात वर्धिता भी जो है वो अधातु में नहीं होती है। अगर आप उसको पीटेंगे तो वो टूट जाएगी। अब है तन्यता। तन्यता डक्टिलिटी कहलाता है। तन्य होती हैं धातुएं। धातुएं जो होती है तन्य होती है। तन्य का मतलब वो उसको खींचा जा सकता है। अगर धातु को गर्म करके पतले तार बनाना चाहते हैं तो खींच के उसको बना सकते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। आपको पता है इंटरेस्टिंग एक फैक्ट कि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोना सबसे ज़्यादा तन्य धातु है। तन्यता होती क्या है? तो तन्यता का मतलब है कि गर्म करके उसको तार बनाया जा सकता है, पतले तार में खींचकर उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये होती है तन्यता। और अधातु तन्य नहीं होती है। अब आते हैं चालकता पे। तो कंडक्टिविटी जो है वो क्या है? तो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होती हैं धातुएं। धातुएं जो होती है ऊष्मा भी यानी हीट भी देंगे, वो भी ट्रांसफ़र कर देगा, और विद्युत देंगे वो भी उसका भी सुचालक होता है। अपवाद में एक एक्सेप्शन है जो सीसा। सीसा धातु होते हुए भी, पीवी जो है धातु होते हुए भी वो कंडक्टिविटी नहीं शो करता है। तो यानी चालकता में क्या होगा कि ऊष्मा और विद्युत की सुचालक धातुएं होती हैं, लेकिन हमारा अधातु ये नहीं होता है। ध्वनिक जो है यानी सोनरस अगर देखा जाए तो धातुएं सोनरस होती हैं। यानी अगर टकराएंगे उसको पीटेंगे तो वो आवाज़ करती है। इसी कारण से तो धातुएं की घंटी बनाई जाती है। बेल जो भी बनता है ना धातुएं की ही बनती है। या कोई भी ऐसा चीज़ जिससे आवाज़ निकले, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना हो तो हम लोग उसका धातु का ही यूज़ करके उसको बनाते हैं। तो धात्विक ध्वनिक होती हैं यानी टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। इसका उल्टा होता है अधातु में। जो सारा प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं धातु में, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो सारा प्रॉपर्टी इसमें अधातु में नहीं होगा। अब गलनांक और क्वथनांक का देखें तो धातुएं जनरली उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक की होती हैं। गलनांक का मतलब गलन बिंदु भी उनका उच्च होगा, और क्वथनांक मतलब उबलने का जो पॉइंट होगा वो भी उनका उच्च होगा। अपवाद में कुछ है जैसे कि Na, सोडियम और पोटेशियम, इन सब का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, नीचे होता है। और इसका जस्ट अपोजिट होगा अधातुएं में। अधातु में क्या होगा कि गलनांक और क्वथनांक जो है इसमें धातु में उच्च था, तो अधातु में क्या होगा? निम्न होगा। ये सारा प्रॉपर्टी भी जस्ट बता रहे थे कि अधातु में देखिए चमक नहीं होती है। अपवाद में आयोडीन है, आयोडीन में चमक होता है। फिर दूसरे में बताए थे कि सामान्यतः धातुएं कठोर होती थी, तो अधातु जनरली क्या होगी? नरम होगी। अपवाद में हीरा है, हीरा को जस्ट बता रहे थे कि कार्बन का अपर रूप भी कहते हैं और सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है ये हमारा। तीसरा में बताए थे
कि जो ठोस होता है ना, कमरे के ताप पर धातुएं, लेकिन हमारा अधातु जो है ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, तीनों अवस्था में हो सकती है। अपवाद में ब्रोमीन है जो हमेशा द्रव में पाया जाता है, द्रव के रूप में। आघात वर्धता के बारे में बताए थे, यानी पीट पीट कर उसको पतली चादर बना सकते हैं, लेकिन अधातु जो होती है उनको नहीं बनाया जा सकता है, ये भंगुर होती हैं, अगर आप उनको पीटिएगा तो वो टूट जाएंगे। और अधातु, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अधातु का था कि तन्यता के बारे में पढ़े थे। तो तन्य तो धातु होती थी, उसको तार खींच के गर्म करके बनाया जा सकता है, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। लेकिन यहाँ अधातु को तन्यता नहीं होती है, यानी तन्य नहीं किया जा सकता, तार नहीं बनाया जा सकता धातु से। अब है ऊष्मा और विद्युत की धातु जो होती थी कुछ सुचालक होती थी, लेकिन अधातु क्या है, तो ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं, यानी उनको ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है। ऊष्मा यानी लकड़ी, आप खुद सोचिए लकड़ी के हैंडल बर्तनों में क्यों बनाए जाते हैं, या प्लास्टिक के हैंडल क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि अगर प्लास्टिक या लकड़ी का हैंडल नहीं बनाएंगे, धातु का हैंडल बना देंगे, तो वो गर्म होकर हमारा हाथ भी पक जाएगा। तो इस तरह से हम अधातु का यूज़ करते हैं, ताकि वो ऊष्मा का सुचालक नहीं होती है, कुचालक होती है, इसीलिए वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं करती है। और फिर ग्लव्स भी पहनते हैं, या लकड़ी का कोई चीज़ पे खड़े होकर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का भी वर्क करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि अधातु में विद्युत जो है आगे नहीं बढ़ पाता है, उसकी कुचालक होती है। तो ये दोनों रीज़न था। एक अपवाद है कि ग्रेफाइट जो है अधातु होते हुए भी कार्बन का जो अपरूप है वो सुचालक होता है, यानी विद्युत की सुचालक होती है ग्रेफाइट अधातु में, ये एक अपवाद है ना। उसके बाद पढ़े थे कि ध्वनिक होती है, यानी सोनरस होता था धातु, धातु जो होता था सोनरस होता था, लेकिन अधातु जो है वो ध्वनिक नहीं होती है, सोनरस नहीं होता है। लकड़ी को या पत्थर को आप पीटिएगा तो आवाज़ नहीं करेगा, इससे हम लोग को समझ में आता है कि इसकी घंटियाँ नहीं बनाई जा सकती और ये ध्वनिक नहीं होते हैं। उसके बाद उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक के बारे में पढ़े थे। तो अधातुएं जो होती है निम्न क्वथनांक और निम्न गलनांक वाली होती हैं। तो जितने सारे प्रॉपर्टी अभी हम डिस्कस कर रहे थे जो धातु में होता है, लगभग वो सारी प्रॉपर्टी लगभग अधातु में नहीं होता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रासायनिक गुणधर्म यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी जितने सारे भी जैसे वायु के साथ, जल के साथ और भी केमिकल के साथ हम लोग रिएक्शंस देखेंगे। तो धातुएं जो है रासायनिक अभिक्रिया कैसी करती हैं वो देखते हैं। वायु के साथ, तो धातु जब भी ऑक्सीजन में जलाएंगे उसको तो धात्विक ऑक्साइड बनाता है, और आपको ऑलरेडी पता है कि धात्विक ऑक्साइड क्या होता है, क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। ये हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में भी पढ़े थे कि धातु की जो ऑक्साइड होती है उसको धात्विक ऑक्साइड कहते हैं, और वो क्षारकीय प्रकृति की होती है। तब तो वो अम्ल के साथ मिलके वो लवण और जल देता था रिएक्शन में। तो धातु की जब भी ऑक्सीजन से हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो धात्विक ऑक्साइड बनाएगी, और धात्विक ऑक्साइड जो होती है क्षारकीय प्रकृति की होती है, याद रखना है ना। उसके बाद उभयधर्मी ऑक्साइड, ये क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कुछ धात्विक ऑक्साइड जो हैं, उभय मतलब दोनों होता है, तो यही चीज़ यहाँ पे पढ़ना है कि कुछ धात्विक ऑक्साइड जो है जैसे Al2O3, ZnO, ये सब जो है अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, यानी ये क्षारकीय प्रकृति के भी होते हैं और अम्लीय प्रकृति के भी होते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है उभयधर्मी ऑक्साइड के, ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है कि कुछ धात्विक ऑक्साइड जो है, जनरली सारे धात्विक ऑक्साइड जो है ना क्षारकीय प्रकृति के ही होते हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल, कुछ एक्सेप्शन ऐसा है जो क्षारकीय भी हो सकता है और अम्लीय भी हो सकता है। अगर उनको अभिक्रिया करवाएंगे अम्ल और क्षारक के साथ तो लवण और जल दोनों बनाएंगे। उभयधर्मी ऑक्साइड इन्हीं को कहा जाता है। अब है जल के साथ अभिक्रिया। तो जल के साथ अभिक्रिया कैसे होगा, तो धातु जब भी जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो धात्विक ऑक्साइड या धात्विक हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर रिलीज करता है। यानी धातु का जल से अभिक्रिया होने पे धात्विक ऑक्साइड बने या धात्विक हाइड्रोक्साइड बने, लेकिन उसके साथ हाइड्रोजन गैस जरूर बनती है, और पॉप के साउंड के साथ ये जलती है। इसको आप कैसे पहचानेंगे, तो जब भी इसको हम जलती हुई मोमबत्ती के सामने लाएंगे तो पॉप की आवाज़ के साथ ये जलता है, तो इससे पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस ही निकली है। अब सोडियम और पोटेशियम जो है ठंडे जल के साथ भी तीव्रता से अभिक्रिया करता है। इतना अभिक्रियाशील धातु है
इतनी ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, आप देखिए कि सोडियम और पोटेशियम जो है ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया कर लेती है। इग्निशन टेम्परेचर की ज़रूरत भी नहीं है इसको। नौ, इसके बाद पढ़ना था कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है जल की सतह पर तैरना शुरू कर देते हैं क्योंकि उत्सर्जित H2 जो गैस है धातु की सतह से चिपक जाती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम जल की सतह पर तैरना भी शुरू कर देते हैं क्योंकि उत्सर्जित H2 गैस जो है धातु की सतह से चिपक जाती है, इसलिए वो तैरने लगती है। नौ, इसके बाद जो टॉपिक है वह अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो धातु जब भी अभिक्रिया करती है तनु अम्ल के साथ तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। एक चीज़ बार बार आ रहा है, आप देखिए कि मेटल का जब भी रिएक्शन होता है रिएक्शन के बाद H2 गैस जरूर निकलती है। मतलब हम लोग धातु का कोई भी रिएक्शन करवाएंगे और गैस पूछा जाए कि कौन सा निकल रही है तो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा H2 गैस ही निकलती है। तो चाहे वो तनु अम्ल के साथ करे चाहे वो जल के साथ करे, हमेशा H2 गैस ही निकालती है। धातु तनु अम्ल के साथ रिएक्शन करने पे लवण और हाइड्रोजन गैस यानी H2 गैस निकालती है। अब एक्वारेजिया क्या है? तो सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का रेशियो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 3:1, यानी अगर हम HCl और HNO3 जो कॉन्सेंट्रेटेड है उसका 3:1 के रेशियो में अनुपात में अगर मिला दें तो ये क्या बन जाएगा? ताज़ा मिश्रण, ये बन जाएगा एक्वारेजिया। और सोने को भी गला सकता है, यानी सोना चांदी ये सब जो हमारे जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, हमारी जो ज्वेलरीज होते हैं, उनको भी गलाने का पावर रखता है, उनको साफ़ करने में भी यूज़ होता है। तो एक्वारेजिया जो है वो कैसे बनाएंगे हम? तो सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का 3:1 के अनुपात में जब मिलाएंगे तो इससे एक्वारेजिया बन जाता है। रेशियो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद क्या है? अन्य धातु लवण विलयन के साथ। तो अधिक अभिक्रियाशील जो धातु है कम अभिक्रियाशील धातु के साथ उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है। सक्रियता श्रेणी जैसा होगा उसी आधार पे ये वर्क होगा। यानी एक रिएक्शन इससे पहले पढ़े थे कि जब भी कोई अभिक्रिया करवाते हैं, मान लीजिए AB का आप अभिक्रिया करवा रहे हैं C के साथ, तो अगर मान लीजिए एक कम अभिक्रियाशील धातु है तो C क्या करेगा? A को हटा देगा और अब आ जाएगा CB और A को सिंगल छोड़ देगा। यानी कम अभिक्रियाशील A था तो A को C ज़्यादा जो अभिक्रियाशील है वो हटा देगा। तो इस तरह से अन्य धातु विलयन के साथ भी वो अभिक्रिया कर लेता है। अब है अधातुओं की रासायनिक अभिक्रिया। अधातुओं की रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? अधातुएं जनरली जो होती हैं अम्ल और जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अधातुएं जनरली अम्ल और जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, ध्यान रखना है। वे केवल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। आपको पता है कि अधातु जब भी अभिक्रिया करती है तो अम्लीय ही ऑक्साइड बनाती है, और धातुएं क्या बनाती थी? क्षारकीय ऑक्साइड बनाती थी। धातु और अधातु अभिक्रिया कैसे करते हैं? तो धातु और अधातु की अभिक्रिया आप देखते हैं तो आयनिक यौगिक बनाते हैं। धातु और अधातु जब भी अभिक्रिया करते हैं तो आयनिक यौगिक बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। धातु अपनी संयोजकता कोष यानी वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन कैटायन बनता है, और अधातुएं जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन यानी एनायन बनता है। तो धातुएं जब भी बनेगी धनायन बनेंगी, कैटायन बनेंगी, और अधातुएं जब भी बनेंगी ऋणायन बनेंगी। ध्यान रखना है, धनायन और ऋणायन के बीच विद्युत आकर्षण बल जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनने वाले यौगिक को ही आयनिक यौगिक कहलाते हैं। यानी धनायन और ऋणायन के बीच जो है स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगेगा जिससे हम लोग आयनिक यौगिक कहते हैं। NaCl का बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है। आप Na का प्रोसेस तो जानते हैं, इसमें 11 जो होता है ना एटम होता है, इसमें 11 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स होता है, 11 इलेक्ट्रॉन्स होता है। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो 2 8 1 में ये टूटेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन हमेशा इसके पास ज़्यादा होता है आउटरमोस्ट सेल में। अगर हम इसका ऐसे बनाएं तो लास्ट वाले सेल में इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा होता है। होगा क्या, जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इसके लास्ट वाले सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी इसको एक की कमी है, और इसको एक ज़्यादा है। तो क्या होगा कि सोडियम अपना एक जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है
वो क्लोरीन को शेयर कर देगा, शेयर नहीं कंप्लीट ट्रांसफ़र कर देगा, तब तो आयनिक यौगिक बनेगा। ये कंप्लीटली ट्रांसफ़र इसको कर देगा, इसको भी अब 8 मिल गया और इसको भी अब 2 लास्ट में 8 पहले से ऑलरेडी रखा हुआ है। तो इस तरह से NaCl रिएक्शन कर लेता है। यानी जब भी धातु और अधातुएं रिएक्शन करती हैं तो ये आप ध्यान रखिएगा कि धातु जो है जितना अधिक उसमें इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही रेशियो में जो कम होता है अधातु के पास होता है, तो उस हिसाब से वो रिएक्शन कर लेता है। MgCl2 का भी आप देख सकते हैं। Mg के पास जो इलेक्ट्रॉन होता है, मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं, तो 2 8 2, ये लास्ट वाले सेल में 2 है और ये 2 ज़्यादा है, 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और Cl को केवल 1 चाहिए था, 2 8 7, इसको 1 Cl को केवल 1 की कमी थी, तो 2 Cl आना पड़ता है। इसीलिए जब भी MgCl2 रिएक्शन करता है तो Cl2 हम लोग क्यों लिखते हैं, क्योंकि 2 Cl को आना पड़ा, 1 Cl तो एक ही इसका उठा पाएगा, कैरी कर पाएगा। अगर मान लीजिए Mg देना चाहे तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 1 Cl तो ले लेगा 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा Cl फिर से आएगा और वो भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इस तरह से 2 Cl Mg के साथ रिएक्शन करके MgCl2 बनाता है। और इस तरह से आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि आयनिक यौगिक जो हैं वो कैसे उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। तो कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है, मतलब वो शेयर नहीं करते हैं, वो कंप्लीटली एक दूसरे को दे ही देते हैं। शेयरिंग वाला जो होता है वो कार्बनिक कंपाउंड बनता है, लेकिन इसमें नहीं, आयनिक कंपाउंड में नहीं। ना अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला टॉपिक। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इसी में धातुएं। हाँ, ये पढ़ रहे थे। धातुएं अपने संयोजकता कोष यानी वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बना लेता है। धातु हमेशा धनायन बनेगा और अधातुएं जो है ना ऋणायन बनती, एनायन बनती हैं। तो धनायन और ऋणायन के बीच जो है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसके कारण आयनिक यौगिक बन जाते हैं वो। NaCl का एग्जाम्पल जस्ट अभी बताया, NaCl भी बताए थे और MgCl2 भी बताए थे। इसी तरह से सारे रिएक्शन होता है। आयनिक यौगिक जो होता है ना, जो आयनिक यौगिक होते हैं वो सारा इसी तरह से रिएक्शन करते हैं। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, अब क्या क्या गुणधर्म होंगे। ये ठोस होते हैं, सबसे पहला गुणधर्म है ये ठोस होते हैं और कठोर होते हैं। दूसरा है कि इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होता है। आप खुद समझिए कि जब कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो क्या होगा, गलनांक भी कठोर होगा और क्वथनांक भी उच्च होगा। गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होगा, जल्दी वो टूटेगा नहीं। और सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं और पेट्रोल जैसे विलायकों में अघुलनशील होते हैं। यानी कार्बनिक कंपाउंड में वो घुलेंगे नहीं और जल में घुलनशील होते हैं। जल में इसलिए घुलनशील होते हैं क्योंकि इनका Na+ जो है, Na+ और Cl- में ये टूट जाते हैं। यहाँ पे जैसे Mg+2 और Cl-1 इसमें ये टूट जाएगा, तो इस तरह से वो जल में घुलनशील इसलिए हो जाता है और आयन का ट्रांसफ़र करने लगता है। इलेक्ट्रॉन के रूप में आयन एक दूसरे के चेन में आ जाते हैं और फिर क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी पास करने लगता है। इनका विलयन जब भी होगा ना वो करंट को पास करवा सकता है, ये ध्यान रखना है। अब है ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में तो ये विद्युत के कुचालक हैं। नमक जो है आपके घरों में रखा रहता है तो उसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकता, अभी जस्ट ये बता रहे थे। लेकिन अगर गलित अवस्था में ले लिया जाए या जलीय विलयन में ले लिया जाए तो फिर आप देखिए क्या होगा। जलीय विलयन में जब भी लेंगे तो Na+ और Cl- क्या होगा, एक चेन की तरह जुड़ जाएगा। अब क्या होगा कि ये वाटर में अलग अलग आयंस में टूट के आगे इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करवा देगा। तो इस तरह से ये गलित अवस्था में लेने पे, जलीय विलयन में लेने पे सुचालक माने हो जाते हैं ना। इसके बाद जो हमारा है वो है धातुओं की प्राप्ति, मेटलर्जी। वो कैसे होता है, खनिज सबसे पहले पढ़ते हैं। तो खनिज होगा क्या, मिनरल्स जिसे कहते हैं। तो पृथ्वी की प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से जो पाए जाने वाले, ध्यान रखिएगा ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व और यौगिक होते हैं जो प्रॉपर्टी यानी क्रस्ट सबसे ऊपर वाले परत में पाई जाती है। अब है अयस्क ओर कहते हैं। ये क्या होता है, ऐसे खनिज जिनसे धातु को लाभप्रद तरीके से निकाला जा सके। लाभप्रद मतलब इजीली निकाल सकते हैं और कम से कम खर्च पे निकाल सकते हैं। अयस्क जो ओर है वो क्या है, ऐसे खनिज जिनसे धातु को लाभप्रद तरीके से निकाला जा सकता है, उन्हें ही हम लोग ओर्स कहते हैं।
अब है सक्रियता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज। धातुओं की अभिक्रियाशीलता को घटते क्रम में कैसे लिखेंगे? घटते क्रम में अगर व्यवस्थित कर दिए तो उसी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। यानी के को सबसे पहले लिखे हैं, यानी ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है, और एयू के सबसे बाद में लिखे हैं, यानी सबसे कम ये क्रियाशील धातु है। अर्थात हम लोग क्या करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव धातु है उसको सबसे बाएं लिखते हैं, के, उसके बाद Na, उसके बाद Ca, फिर Mg, फिर Al, फिर Zn, फिर Fe, फिर Pb, और ये बीच वाला है H से ही कंपेयर होता है, यानी हाइड्रोजन से ही कंपेयर करते हैं कि कौन ज़्यादा है अभिक्रियाशील और कौन कम है। यानी जितना जो लेफ्ट में होगा उतना वो अभिक्रियाशील ज़्यादा होगा, और जितना जो राइट में होगा उतना अभिक्रियाशील कम होगा। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, Au जो होता है उसको गोल्ड, सोना होता है, गोल्ड इतना अभिक्रियाशील कम है तब तो इसकी ज्वेलरी बनती है और ये इतना मूल्यवान होता है, ताकि ये बहुत दिनों तक रिएक्शन करता ही नहीं है, ना वाटर से करता है ना एयर से करता है, तो अपने पहले वाले रूप में बना हुआ रहता है। तो आप इसको कंपेयर करके समझ सकते हैं, और हाइड्रोजन से ही सबका कंपेयर किया जाता है। एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील तत्व बताएं, 2 तत्व का नाम बताओ, और हाइड्रोजन से कम 2 तत्व का नाम बताओ। जो मेटल हैं वो जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है उनका नाम बताइए। तो इस तरह से हम लोग उसका रिएक्टिविटी सीरीज याद रख सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसको याद रखने का, रिएक्टिविटी सीरीज को आप याद रखने का एक बहुत अच्छा एक तरीका है कि कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ये चारों आप याद रख लीजिए कि H से कम अभिक्रियाशील होते हैं, यानी हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील में जो हैं सक्रिय जो हैं वो जितने सारे मेटल हैं उनका नाम आप 4 ही है, याद रख लीजिए कि कॉपर, तांबा, मरकरी, सिल्वर, चांदी और सोना, ये चारों जो हैं हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील हैं, यानी सक्रियता श्रेणी में बहुत नीचे हैं। बाकी जो बचता है उसमें आप देखिए कुछ भारी वाले तत्व बीच में हैं, और स्टार्टिंग वाले जो हैं 2-3 वो देखिए सोडियम, पोटाशियम, सोडियम, ये सब, चूँकि आप ध्यान होगा कि सोडियम जो है हाथ पे रखते ही वो हवा में अपने आप आग लग जाता है, तो इस तरह से याद रहता है कि सोडियम सबसे ज़्यादा और पोटाशियम जो है सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु है। तो सोडियम, पोटाशियम तो याद रह जाएगा कि आगे है। बीच में कुछ भारी तत्व हैं, Zn, Fe, Pb, ये सारे हैं, और लास्ट वाला 100% ये वाला याद रहेगा ही रहेगा, क्योंकि कॉपर, मरकरी और सिल्वर, गोल्ड जो है जनरली 4 ही है, और बहुत हमारे यूज़ में भी आता है और फेमस भी है। तो इस तरह से चारों अभिक्रियाशील बहुत कम होता है, सक्रियता से नहीं याद रख सकते हैं। अब है अयस्क से धातु का निष्कर्षण के चरण। अयस्क से धातु को कैसे निष्कर्षण करते हैं, उनका चरण क्या है, तो वो देखते हैं। इसका 3 प्रोसेस है। फर्स्ट प्रोसेस है अयस्कों का सांद्रण, दूसरा है धातु का निष्कर्षण, और तीसरा है धातु का परिष्करण। तो पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 ही प्रोसेस मेन है। अयस्कों का सांद्रण सबसे पहले होता क्या है, तो अयस्कों का सांद्रण का मतलब है अशुद्धियों यानी गैंग को हटाना। गैंग भी पूछा जाता है कई बार कि क्या होता है, तो गैंग जो होता है अयस्कों में जो अशुद्धि होती है ना, उसी को गैंग कहा जाता है। तो अयस्कों का सांद्रण का मतलब है अशुद्धियों यानी गैंग को हटाना। अब दूसरा प्रोसेस है धातु का निष्कर्षण। तो धातु का निष्कर्षण भी 3 पार्ट में किया जाता है, A, B और C। तो धातु का निष्कर्षण जो है सक्रियता श्रेणी, अभी जस्ट जो बता रहे थे, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर वाला जो तत्व हैं, जो मेटल्स हमारे हैं, जैसे सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, ये सारे, तो वो विद्युत अपघटन से उसको निकाला जा सकता है। यानी धातु का निष्कर्षण करने के लिए सक्रियता श्रेणी में सबसे जो ऊपर है, यानी सबसे जो बायां था उसको सबसे लेफ्ट में जो था उसको हम लोग करेंगे क्या कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर वाले को विद्युत अपघटन से उसका प्राप्त हो जाता है, धातु का निष्कर्षण कर सकते हैं। और सक्रियता श्रेणी के मध्य में जो है, तो मध्य में यानी ये जो है Zn, Fe, Pb, ये सब जो है उसको हम क्या करेंगे, तो कार्बोनेट, उसमें 2 तरह के होते हैं, इसमें भी ये 2 तरह के होंगे। तो क्या होगा, कुछ होगा कार्बोनेट अयस्क और कुछ होगा सल्फाइड अयस्क। तो कार्बोनेट अयस्क जो है उसको निस्तापन यानी कैल्सिनेशन, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, कार्बोनेट भी C से है और कैल्सिनेशन भी C से है। तो कार्बोनेट को कैल्सिनेशन करते हैं, और सल्फाइड में S आता है, S जो है ROAST, रोस्ट में भी S आता है, तो SS आपको यहाँ भी मिल रहा है। तो सल्फाइड अयस्कों का भर्जन यानी रोस्टिंग कर लेते हैं, और कार्बोनेट अयस्कों का निस्तापन यानी कैल्सिनेशन करते हैं। अब तीसरा जो बचा वो है प्राप्त जो है
प्राप्त ऑक्साइड का अपचयन, यानी कार्बन या विस्थापन द्वारा प्राप्त जो ऑक्साइड, जो हम लोग को अभी कार्बोनेट एस का निस्तापन करने से और सल्फाइड एस्को का भर्जन करने से जो प्राप्त हुआ है ऑक्साइड, उसका अपचयन कर लेंगे। अपचयन में हम लोग को कार्बन या विस्थापन द्वारा अपचयन हो जाता है। अब है सक्रियता श्रेणी में सबसे जो नीचे है, सबसे नीचे कौन कौन सा था? ये गोल्ड था, आपका गोल्ड था, सिल्वर था, मरकरी था और कॉपर था। तो ये सब जो है उसको सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे जो है, उन केवल गर्म करने से ही उनको मतलब निष्कर्षण किया जा सकता है। धातु का निष्कर्षण में 3 तरह का था कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर जो है उसको आप घटन से प्राप्त कर लीजिए। सक्रियता श्रेणी के मध्य में जो है उनका 2 तरीके से था, कार्बोनेट एस का निस्तापन कर लीजिए और सल्फाइड एस का भर्जन कर लीजिए, और फिर जो ऑक्साइड मिलेगा उसको अपचयन कर लीजिए। और सक्रियता श्रेणी के सबसे नीचे जो था, केवल गर्म करने से उसको प्राप्त किया जा सकता है, निष्कर्षण किया जा सकता है, जो HGS और Cu2S था। अब उसके बाद थर्ड जो प्रोसेस, जो लास्ट प्रोसेस है, वो धातुओं का परिष्करण यानी रिफाइनिंग। ये कैसे होगा? इसी को शुद्धिकरण कहते हैं। शुद्धिकरण के लिए विद्युत अपघटनीय परिष्करण विधि का उपयोग किया जाता है। शुद्धिकरण जो होता है, धातुओं का परिष्करण रिफाइनिंग, शुद्धिकरण के लिए विद्युत अपघटनीय परिष्करण की विधि का उपयोग किया जाता है। ये तो था धातु का निष्कर्षण। अब आते हैं संक्षारण और सुरक्षा, कोरोजन एंड प्रिवेंशन पे। तो कोरोजन एंड प्रिवेंशन क्या होगा? संक्षारण, कोरोजन क्या होगा? वायु, नमी या रसायन के संपर्क में आने पर धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना, यही तो कोरोजन है। लोहा में जंग लग जाता है, या कॉपर में, एल्युमिनियम में जो ऊपर की परत बदरंग हो जाती है, दूसरे कलर की हो जाती है, ये सारा संक्षारण का ही एग्जाम्पल है। संक्षारण जो है, कोरोजन वायु, नमी या रसायन के संपर्क में आने पर धातु का धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, यही संक्षारण कहलाता है। एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, लोहे में जंग लगना। इसके लिए 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वायु और नमी, यानी नमी का मीन्स वाटर मॉलिक्यूल यानी जल वाष्प, और वायु, ये दोनों रहना जरूरी है। कई बार एग्जाम्स में आता है कि इन दोनों की कमी से हो सकता है, तो एक चीज़ से कुछ नहीं होगा। जैसे अगर लोहे में जंग लगना है तो उसको वायु भी चाहिए और नमी भी चाहिए। अगर नमी हटा लेंगे तो भी जंग नहीं लगेगा, वायु हटा लेंगे तो भी जंग नहीं लगेगा, मतलब रिएक्शन के लिए दोनों चीज़ चाहिए। अब है सुरक्षा के तरीके, मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन। अगर आपको उस धातु को बचाना है, जो प्रिवेंशन पे ध्यान देना है, तो क्या करना होगा? आपको खुद पता है कि धातु कितने महंगे होते हैं, और इनसे हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, घर में यूज़ होता है, ब्रिज पे यूज़ होता है, बहुत सारे जगह कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। तो अगर ये संक्षारण होता रहेगा, संक्षारण कोरोजन हो जाएगा, तो ये धीरे धीरे टूटने लगेंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। तो इनसे बचाने के लिए सुरक्षा के कुछ तरीके हैं जो हम लोग को देखना है। तो कुछ 3 तरीके दिया गया है बुक में। तो ये है पहला कि यसद लेपन करवाते हैं, गैल्वेनाइजेशन करवाते हैं। ये हम लोग लोअर क्लासेस में भी डिस्कस किए थे कि लोहे पर जिंक की परत को चढ़ाने की जो विधि है ना, उसी को यसद लेपन कहते थे। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाते हैं तो उसी को हम लोग यसद लेपन कहते हैं, यानी जिंक की परत चढ़ाना ही यसद लेपन है। अब दूसरा उपाय क्या है? पेंटिंग करके, तेल लगा के या ग्रीस लगा के। घरों में बहुत सारे ऐसे सामान लोहे के या बहुत सारे धातुओं के होते हैं जिन पे अगर पेंटिंग कर दें, तेल लगा दें या ग्रीस लगा दें, तो वो संक्षारण से बच जाता है। अब तीसरा पार्ट है मिश्र धातु निर्माण, एलॉय फॉर्मेशन, जो अभी लेटेस्ट में बहुत अच्छा एक एप्लीकेशन है, गाड़ियों में मिलती है, एलॉय व्हील्स वगैरह। तो मिश्र धातु निर्माण करने से भी क्या होता है कि संक्षारण रुक जाता है। जैसे स्टेनलेस स्टील अगर आप बना लें तो उसमें लोहा का संक्षारण रुक जाएगा। जैसे लोहा में अगर आप निकेल, क्रोमियम, ये सारा मिला लें तो फिर क्या होगा? लोहा तो अकेले रहा नहीं, जो संक्षारण होगा, तो लोहा का संक्षारण करने से वो रुक जाएगा। तो मिश्र धातु का निर्माण से संक्षारण से बचा जा सकता है। ये तो थे संक्षारण और सुरक्षा के उपाय। ए लॉट ऑफ थैंक्स, ये लास्ट टॉपिक था हमारा। ए लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। ए लॉट ऑफ थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए ए लॉट ऑफ थैंक्स।